नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या कपूर एक बार फिर हाजिर हूँ विज्ञान की दुनिया की ताज़ा हलचल के साथ। आज के एपिसोड में हम जानेंगे अंतरिक्ष में कदम बढ़ाने से लेकर कीमती जिंदगियां बचाने तक कौन सी नई तकनीकें भारत की प्रगति रथ की रफ्तार बढ़ा रही है। लेकिन सबसे पहले एक नज़र इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। देश में दिल की बीमारी के मरीजों में इजाफा, ताजा रिसर्च में खुलासा, बढ़ती आबादी चौंकाने वाले आंकड़ों के लिए जिम्मेदार। अब सड़क पर जिंदगी के लिए नहीं तरसेंगे हादसे के शिकार, बेंगलुरु में लॉन्च हुई देश की पहली बाइक एम्बुलेंस। दुनिया में पक्षियों की विविधता के मामले में दूसरे नंबर पर भारत, 100 से ज्यादा देशों में हुई पक्षियों की गिनती। अब महसूस करें नेत्रहीनों की जिंदगी का अंधेरा, अहमदाबाद में डार्क विलेज म्यूजियम का उद्घाटन। हमारे खोज खबर सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के 40 साल के शानदार इतिहास के सफर पर। और आपके इस्तेमाल के विज्ञान में आज देखिए एक ऐसी बैटरी जो मिनटों में चार्ज हो। सबसे पहले रुख एक सचेत करने वाले शोध की ओर। देश में दिल की बीमारियों से मौतें बढ़ रही हैं। हृदय रोग पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि बढ़ती और उम्र दराज होती आबादी इसकी वजह है। रिसर्च से ये भी साफ होता है कि सबसे ज्यादा जाने इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी दिल की धमनियों के अवरुद्ध होने से जाती हैं। बल्कि दिल की बीमारियों से मौतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए भी सबसे ज्यादा इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिम्मेदार है। तेज रफ्तार जिंदगी, जंक फूड और तनाव, इन सब का नतीजा आपके दिल के लिए बेहद बुरा हो सकता है। जी हाँ, हृदय रोग आज स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक ताजा शोध में ये जानने की कोशिश की गई है कि बढ़ते हृदय रोगों के लिए आबादी का बढ़ना और बूढ़ा होना किस हद तक जिम्मेदार है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नाम की पत्रिका में छपी इस रिसर्च में दोनों के बीच का सीधा रिश्ता साबित किया गया है। रिसर्च ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2013 के आंकड़ों पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने 188 देशों के इन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद पाया कि वर्ष 1990 से 2013 के बीच दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में 41% का इजाफा हुआ। ऐसी मौतें जो उम्र दराज लोगों को हृदय रोग से हुई, इसमें इस अरसे के दौरान 39% की कमी आई। रिसर्च के मुताबिक आंकड़ों में ये उछाल इसलिए है क्योंकि बूढ़ी होती आबादी की वजह से मृत्यु दर भी 55% तक बढ़ी है, जबकि आबादी में 25% का इजाफा हुआ है। और ये हम अपनी जीवन शैली से इन बीमारियों को लाने का एक तरह से निमंत्रण देते हैं, और इस आमंत्रण या निमंत्रण में हम समझते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं। एज, फैमिली हिस्ट्री और जेंडर एक तरह से नॉन मॉडिफाइबल, पर जो जीवन शैली रोग जिनकी मैं बात कर रहा था वो सारे मॉडिफाइबल हैं। क्या हैं? एक है डायबिटीज़। हम ज़्यादा जब चीनी लेते हैं और या अनफॉर्चुनेटली किसी को डायबिटीज़ हो जाता है और हम शुगर नहीं कंट्रोल करते। दूसरा, हमारे अंदर रक्तचाप की बीमारी हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नमक का सेवन करने से आता है। और उसके अलावा हम जिनकी ब्लड में चर्बी ज़्यादा होती है उसको हम डिसलाइपिडीमिया कहते हैं, या जिसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, स्पेशली जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बड़ा होता है। रिसर्च में मुल्कों की आमदनी यानी जीडीपी और उम्र की वजहों से होने वाली मौतों का संबंध खोजने की भी कोशिश की गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों के बीच ऐसा संबंध सिर्फ अमीर देशों में देखने को मिला। ये स्टडी स्वास्थ्य की जरूरतों के लिए योजना बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती है।
ऐसा होता है कि एम्बुलेंस ट्रैफिक से जूझती रह जाती है और मरीज जिंदगी की जंग हार जाता है। अत्याधुनिक मेडिकल सेवाओं वाले शहर में भी ऐसा होता है, लेकिन अब हादसे के शिकार लोगों को फर्स्ट एड जल्द मिल पाएगी। ये मुमकिन होगा खास बाइक एम्बुलेंस से, जिसकी रफ्तार तंग गलियों और जाम ट्रैफिक में भी कम नहीं होगी। दुनिया में होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं और इसके लिए जिम्मेदार है सड़कों की कमजोर योजनाएं और खराब प्रबंधन, लचर कानून, ट्रकों और कारों की भीड़ और नौसिखिया ड्राइवरों की बढ़ती तादाद। हालांकि एम्बुलेंस सेवाओं और मेडिसिन ऑन व्हील जैसी सुविधाओं के कारण अब ऐसे हादसों से होने वाली मौतों पर काफी फर्क पड़ा है। बावजूद इसके भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों में जरूरतमंदों को सही समय पर ऐसी सुविधा देना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन अब एक ऐसी एम्बुलेंस आई है जिसकी मदद से सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु की संख्या में काफी कमी लाई जा सकती है। इसका नाम है FRU, यानी द बाइक एम्बुलेंस फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट। When in India, visa can go and reach within 20 minutes. Why can't we go and save our life within the few minutes? What can be done? And various other things. So we plan a bike where to avoid the traffic congestion in the metropolitan cities and city area. This bike ambulance should be implemented. ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है जिसे हाल ही में बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इस मोटर बाइक को प्रशिक्षित ड्राइवर चलाते हैं जो अपने साथ प्राथमिक उपचार की चीजों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर चलते हैं। पारंपरिक 4 पहिए वाली एम्बुलेंस की वजह से ट्रैफिक के दौरान जरूरत के समय मौके पर पहुंचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अब इस बाइक की मदद से पीड़ित को जल्द से जल्द जरूरी उपचार दिया जा सकता है। फिलहाल ऐसी 32 बाइक एम्बुलेंस शहर की सड़कों पर उतारी गई हैं। बाइक एम्बुलेंस सेवा GVK EMRI ने शुरू की है। इसकी मदद से बेंगलुरु में पहले से ही आरोग्य कवच नाम की 108 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। ये सेवा हासिल करने के लिए आपको 108 डायल करना होगा। इसके तहत जरूरतमंद तक पहले बाइक एम्बुलेंस भेजी जाती है और फिर ट्रैफिक को देखते हुए 4 पहियों वाली एम्बुलेंस सेवा मुहैया करवाई जाती है। इस देश की धरती हर सुबह का स्वागत पक्षियों के संगीत से करती है। आंगन में बैठी चिड़ियों का शोर हो या चौराहों पर कबूतरों का मेला, आम कौओं से लेकर बेहद खास मोर तक हिंदुस्तान में उतनी ही तरह के पंछी आपको मिल जाएंगे जितने यहाँ की संस्कृति के रंग हैं। इस साल के ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट से भी इस बात की तस्दीक हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा है खाद्य श्रृंखला और इसमें मध्यम क्रम से लेकर शीर्ष स्तर के शिकारियों तक पक्षियों का खासा दबदबा है। लेकिन तेजी से हो रहे शहरीकरण और शिकार की वजह से पक्षियों की आबादी पर काफी बुरा असर पड़ा है। पर पक्षी प्रेमियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। भारत अब दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां अलग अलग प्रजातियों के इतने सारे पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ 735 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है, जबकि इक्वाडोर में सबसे ज्यादा 784 प्रजातियों के पक्षी हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के तहत फरवरी महीने में दुनिया भर के पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का पता लगाया गया। पक्षियों की गिनती के मुताबिक उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 383 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है जहां 324 प्रजातियों के पक्षी हैं, जबकि कर्नाटक में 322 और केरल में 299 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। GVBC के मुताबिक भारत में दिखने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा हैं कौए, जबकि मैना, रॉक कबूतर, ब्लैक ड्रोंगो और एशियन कोयल भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और ऑडुबोन सोसाइटी की तरफ से
दुनिया भर में पक्षियों की गिनती करवाई जाती है। इस तरह के आयोजनों से दुनिया भर के ऐसे पक्षी प्रेमियों को काफी प्रोत्साहन मिलता है जो इंटरनेट पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इन प्रजातियों से जुड़ी जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद उत्साहित विशेषज्ञों ने शहरों में पक्षियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के कई सुझाव दिए हैं। इसमें योजनाबद्ध तरीके से शहरों को इस तरह बसाने की बात कही गई है जिससे पक्षियों को खाने पीने की सुविधा मिलने के साथ साथ ऐसी हरियाली भी मौजूद हो जो पक्षियों की ज्यादा से ज्यादा प्रजातियों को आकर्षित करे। अगर 5 मिनट भी अंधेरे से सामना हो तो हमें ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जो इस अंधेरे के सिवा कुछ भी और नहीं देख सकता, उनका दर्द सिर्फ महसूस करके समझा जा सकता है। अहमदाबाद के डार्क विलेज म्यूजियम का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। यकीन मानिए, यहाँ एक बार आना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अहमदाबाद के एक ग्रामीण संग्रहालय में ऐसा अंधेरा गांव बनाया गया है जिसमें नेत्रहीन लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। इसे बीती 13 अप्रैल को आम लोगों के लिए खोला गया। ये गांव विजन इन द डार्क परियोजना के तहत बनाया गया है जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेत्रहीन लोगों के संघ, ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन और इतालवी वास्तुकार पाउला मेंजो की मदद से प्रायोजित किया है। इसका मकसद है नेत्रहीन लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाना ताकि हम जान पाएं कि वे कितनी मुश्किलों में जीते हैं। इस गांव में झोपड़ियों, पेड़ पौधों और बैलगाड़ियों से लेकर देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां भी मौजूद हैं। इस गांव में पूरी तरह अंधेरा रखा गया है ताकि यहां आने वाले लोगों को सिर्फ 15 मिनट्स में ही अंधेरी दुनिया का पूरा अनुभव मिल सके। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है कि जहाँ पे 15-20 मिनट तक कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी प्रकाश नहीं है और हमें पूरा सैर करनी है, पूरा एक्सपीरियंस करना है, सेंस करना है बिना लाइट के। तो एक एहसास होता है कि जो लोग सच में नहीं देख सकते, जिनकी पूरी जिंदगी ऐसे अंधेरे में है, वो लोग कैसा महसूस करते होंगे, उनके लिए क्या क्या तकलीफें आ रही होंगी उनकी जिंदगी में, छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़ी मुसीबतों का वो कैसे सामना करते हैं। खास बात ये है कि इस अंधेरे गांव में नेत्रहीन लोग ही गाइड का काम करते हैं और आगंतुकों को पूरी जानकारी देते हैं। कार्यक्रम में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब विज्ञान की दुनिया की कुछ और दिलचस्प हलचल का जायजा हमारे अगले सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत और फ्रांस समुद्री विज्ञान एवं तकनीक केंद्र का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे में दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। प्रस्तावित संस्थान समुद्री जीव विज्ञान और जैव तकनीक के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिसर्च करेगा। इसे भारत के जैव तकनीक विभाग, फ्रांस के राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र और मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा केंद्र की नवीं बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस 2 दिवसीय बैठक का आगाज 10 जून को अबू धाबी में होगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा केंद्र यानी इरेना गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नीति निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा मंच माना जाता है। सेहतमंद शरीर के लिए दांतों की देखभाल भी जरूरी है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जयपुर में बाइक रैली का आयोजन हुआ। राइट फॉर स्माइल नाम का ये इवेंट इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी की गोल्डन जुबली आयोजनों का हिस्सा था और इस मौके पर अनाथ बच्चों के दांतों का मुफ्त इलाज किया गया।
बेंगलुरु के रोबोटिक्स रिसर्च संस्थान नोवाटेक रोबो ने हाल ही में रोबोफेस्ट का आयोजन किया। अमेरिका के मिशिगन की लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी इस आयोजन का हिस्सा थी। रोबोफेस्ट में कई अनोखे रोबोट्स का प्रदर्शन हुआ। इनमें बोल सकने वाले, नाच सकने वाले रोबोट से लेकर कार चला सकने वाले रोबोट्स तक शामिल थे। फेस्ट में करीब 100 छात्रों, पेशेवर और गैर पेशेवर वैज्ञानिकों ने शिरकत की। नासा अब शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उतारने की योजना बना रहा है। ये पनडुब्बी टाइटन पर क्राकेन मेर नामक मीथेन के बेहद विशाल समंदर की पड़ताल करेगी। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस मिशन की संकल्पना का प्रदर्शन किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर ये मिशन हकीकत बनता है तो टाइटन पर जिंदगी के सवाल का ठीक जवाब मिल सकेगा। में आर्यभट्ट से लेकर साल 2014 में मंगलयान तक 40 साल में भारत की स्पेस तकनीक ने वाकई कई मील के पत्थर पार किए हैं। दूर संवेदी तकनीक हो या मौसम का पूर्वानुमान या फिर संचार सेवाएं, भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। एक छोटे से प्रयोग से लेकर चांद और मंगल तक के इस सफर का जायजा लेंगे हमारे अगले सेगमेंट खोज खबर में। 19 अप्रैल 1975 रूस की सरजमी पर कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से एक नए ख्वाब ने उड़ान भरी थी। आर्यभट्ट की लॉन्चिंग भारत की स्पेस तकनीक की तरक्की का पहला कदम था। ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसे पूरी तरह इसरो ने डिजाइन किया था। आज जो सफर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, उसका आगाज केरल के त्रिवेंद्रम में मछुआरों के छोटे से गांव थुम्पा से हुआ। भारत की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला एक छोटा सा चर्च थी और बगल में पादरी का घर, अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला दफ्तर। ये वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि आज 40 वर्षों बाद हम पीछे मुड़कर देखें तो भारत के स्पेस प्रोग्राम पर गर्व कर सकते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बेंगलुरु में वर्ष 1960 में हुई थी। महज 6 वर्षों में इसरो आर्यभट्ट को लॉन्च कर पाया। आज भारत संचार से लेकर मौसम पूर्वानुमान जैसे कामों के लिए 77 उपग्रह कामयाबी से लॉन्च कर चुका है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे बड़ा मकसद हमेशा लोगों की भलाई रहा है। बाकी देशों से इतर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हथियारों के विकास के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं रहा। इसरो ने संचार, मौसम, खेतीबाड़ी और प्राकृतिक संपदा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इसीलिए भास्कर श्रृंखला के उपग्रहों को दूरमापी तकनीक, समुद्र विज्ञान और कृषि से जुड़ी तकनीकों के लिए डिजाइन किया गया था। रोहिणी और एप्पल श्रेणी के उपग्रहों का मकसद टीवी और रेडियो का प्रसारण बेहतर बनाना था। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यानी IRS सीरीज के उपग्रहों ने दूर संवेदी तकनीक से कृषि, जल संसाधन, वन्य संपदा, मछली पालन और समुद्री तट प्रबंधन के क्षेत्रों को मजबूत बनाया है। 20 सितंबर 2004 में इसरो ने मील का एक और पत्थर पार किया जब उसने GSAT-3 या एडुसैट उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। इसके जरिए दूर दराज के इलाकों में बैठकर भी तालीम हासिल करना मुमकिन हो पाया। एडुसैट ने कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई में भी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। भारतीय उपग्रह तकनीक की सटीकता वर्ष 2013 में साबित हुई, जब हम तूफान का सही अंदाजा लगाकर हजारों जिंदगियों को बचा सके। अब इसरो की नजर आने वाले कल पर है। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम को स्थापित करने में लगे हैं। इसके लिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS सीरीज के उपग्रहों को छोड़ा जा रहा है। IRNSS जब पूरी तरह काम करने लगेगा तो भारत को सुरक्षा के मामलों में
विदेशी जीपीएस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसके जरिए जमीन और समुद्र में भी नेविगेशन सटीक होगा। IRNSS के जरिए आपदा प्रबंधन और गाड़ियों को ट्रैक करने की तकनीक भी बेहतर होने की उम्मीद है। वर्ष 2008 इसरो के 40 साल के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। इसी साल भारत ने चंद्रयान 1 को चांद की सतह पर उतारा। चंद्रयान चंद्रमा में बनी एक बड़ी गुफा के भीतर पानी खोजने में कामयाब रहा। इसरो की बेमिसाल कामयाबियों की फहरिस्त में ताजा नाम मंगलयान का जुड़ा है। इसे 2014 के 25 बेहतरीन आविष्कारों में से एक माना गया है। पूरी तरह भारत में विकसित मंगलयान अब तक का सबसे सस्ता मार्स मिशन है। भारत ऐसा पहला देश था जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक कामयाबी से यान भेज सका। भारत का मार्स मिशन अब तक कई अहम तस्वीरें भेज चुका है, जिससे मंगल को लेकर वैज्ञानिकों की समझ बढ़ी है। ये सभी मानते हैं कि इसरो की पिछले 40 वर्षों की कामयाबियों ने देश को मजबूती और सम्मान दिलाया है। प्रौढ़ शिक्षा हो या दूरवर्ती शिक्षा के कार्यक्रम या फिर आपदा प्रबंधन, इसरो के वैज्ञानिकों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। जाहिर है इसरो के लिए सितारों से आगे जहां और भी हैं। और विज्ञान के इतिहास में कितना अहम है ये हफ्ता, जानने के लिए देखते हैं अगला सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। अप्रैल 1971 को इतिहास के पहले अंतरिक्ष केंद्र का प्रक्षेपण हुआ था। इसे सोवियत रूस ने प्रोटॉन के रॉकेट के जरिए छोड़ा था। सैल्यूट 1 ने अंतरिक्ष में जिंदा रह पाने और काम कर पाने से जुड़ी जो जानकारियां दी, उन्हीं की वजह से बाकी स्पेस मिशन हकीकत बन पाए। स्पेस स्टेशन ने 175 दिन तक अंतरिक्ष के चक्कर लगाए। उसके बाद इसे प्रशांत महासागर में क्रैश करवा दिया गया था। केंद्रीय ईंधन रिसर्च संस्थान यानी CFRI का उद्घाटन 22 अप्रैल 1950 को हुआ था। CFRI की स्थापना का मकसद बेहतर ईंधन के लिए उच्च स्तरीय रिसर्च करना था। कोयला संसाधनों का मूल्यांकन और स्टील उद्योग की मदद भी इसके एजेंडा का हिस्सा था। आज हम CFRI को सेंट्रल रिसर्च ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के नाम से जानते हैं। केंद्रीय चर्म शोध संस्थान यानी CLRI की स्थापना 24 अप्रैल 1948 को हुई थी। CLRI दुनिया का सबसे बड़ा लेदर इंस्टीट्यूट है। ये संस्थान चमड़ा उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग, शोध, डिजाइन और योजना जैसे क्षेत्रों में अहम रोल अदा करता है। DNA की बनावट को लेकर पहला रिसर्च पेपर अंग्रेजी विज्ञान पत्रिका नेचर में 25 अप्रैल 1953 को छपा था। इस शोध पत्र को जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने लिखा था। इस शोध में एक्सरे डिफ्रैक्शन और गणित के जरिए पहली बार साबित किया गया कि DNA कुंडली के आकार के होते हैं। जीव विज्ञान की समझ में क्रांति लाने के लिए इस रिसर्च पेपर को पर्ल ऑफ साइंस कहा जाता है। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो और आपका फोन चार्ज ना हो तो अब तक बैटरी चार्ज करने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ। स्टैनफोर्ड लेकर आया है एक ऐसी नायाब बैटरी जो तेजी से चार्ज होती है और काफी देर तक भी चलती है। एल्यूमिनियम की इस बैटरी को चार्ज होने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। अब स्मार्टफोन में बैटरी का रोना शायद आपको ना रोना पड़े या फिर चार्जिंग की चिंता भी ना करनी पड़े। जी हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की बनाई ये एल्यूमिनियम आयन बैटरी दिखती भले ही खास ना हो, लेकिन है कमाल की।
इस बैटरी को आप 1 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। इसे मोड़कर अपने मोबाइल या किसी दूसरे गैजेट में फिट भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फिलहाल इस तरह की बैटरी में इस्तेमाल हो रहे लिथियम से सस्ता है, लिहाजा इस बैटरी का उत्पादन अभी के मुकाबले सस्ता हो सकता है। It's made of aluminum and graphite. Both materials are quite cheap. Right now it's lighting up LED light, and you can bend it, and still you can see the LED light is still on while you are bending it. Similarly as this, we have 2 batteries with a cell phone, so it can provide like 5 volts, and it can be charged within a minute. It's possible to have like bendable cell phone. It can be further improved, and this is a great start. We think that it has a bright future. आम बैटरी की तरह इसमें ना तो आग लगने का खतरा होता है और ना ही जल्दी डेड हो जाने का। इतना ही नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं है। अभी तक एल्यूमिनियम की बनाई बैटरी जरूरी वोल्टेज पैदा नहीं कर पाती थी, खासकर थोड़ा पुराना हो जाने के बाद। लेकिन इस बैटरी में लगे ऊर्जा के पॉजिटिव और नेगेटिव छोर यानी कैथोड और एनोड ग्रेफाइट के बनाए गए हैं, जो 1000 रिचार्ज साइकिल पूरा करने के बाद भी 2 वोल्ट तक करंट दे सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को भरोसा है कि ये बैटरी तकनीक का ऐसा भविष्य है जिसका सपना ग्राहक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां देखती रही हैं। हालांकि बाजार में आने से पहले बैटरी में वोल्टेज को बढ़ाकर 3.7 या 4.2 वोल्ट करना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चुनौती पर फतह हासिल करना नामुमकिन नहीं है। इस रिसर्च को विज्ञान पत्रिका नेचर के ताजा अंक में भी जगह मिली है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी, और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, वैज्ञानिक सोच बनाए रखें। नमस्कार।